तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चालू नहीं रखते हैं तो उसकी लगभग 60 लाख रुपया ही साल की कलेक्शन आ रही थी, इसलिए उसको बंद कर दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से लिया गया है। सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के एरियाज़ में ऐसी प्रॉपर्टीज़, खास करके दुकानें जो 20 वर्ष से भी पहले से किसी न किसी किराएदार के पास थी, अर्थात 2000 से पहले इन्होंने ली हुई थी, उनके किराए, लीज रेट ये सब चल रहे थे, ऐसे सब के लिए पॉलिसी बनाई है कि वो उसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और उस खरीदने के लिए रेट्स तय किए हैं कि जो कलेक्टर रेट है, उस एरिया का जो कमर्शियल कलेक्टर रेट है, उस कलेक्टर रेट से यदि 20 साल से लेकर 25 साल तक उनके पास पोजीशन है तो उसमें 80% उस रेट के ऊपर वो ले सकते हैं, अर्थात 20% की छूट दे दी है। और 25 से 30 साल का अगर कब्जा है तो 25% की छूट दे दी, अर्थात 75% पर ले सकते हैं। इसी प्रकार हर 5-5 साल के एक स्लैब बना दिए हैं, मैक्सिमम रिबेट 50% तक उसमें मिलेगी, अर्थात 50 साल या इससे भी ज़्यादा का जो कब्जा है तो उनको 50% की रिबेट उसमें मिलेगी और वो अप्लाई करेंगे। जिस दिन से लागू करेंगे तो जल्दी उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और नोटिफिकेशन की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर उसमें सेटल कर सकते हैं। जो उसको लेना चाहें वो ले सकते हैं। एक फैसिलिटी उनको दी है कि कोई पैसा पूरा स्वयं नहीं दे सकता तो उस दुकान के, उस प्रॉपर्टी के बदले में बैंक से भी वो पैसा ले करके और वो जमा करा सकता है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा ये दी गई है। इससे नीचे वालों को कोई बेनिफिट? उनको नहीं, उनसे कब्जा हटाया जाएगा? नहीं, वो तो अभी जैसा चल रहा है, जिन शर्तों पर चल ही रहा है। कब्जा तो उनसे हटवा सकते हैं कि जो 20 साल से पुराने हैं और इस फैसिलिटी के बाद भी वो लेना नहीं चाहते। उनके एग्रीमेंट रिन्यू होंगे नए किराए पर, उनको मंजूर होगा ठीक है, नहीं तो खाली कराएंगे। वो तो नई पॉलिसी बनेगी किराया बढ़ाने की, क्योंकि बहुत पुराने किराए पर बैठे हैं, उनको मौका दे रहे हैं खरीदने का, खरीद लेते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो आज की प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको रिन्यू तो किया ही जाएगा। अगर नहीं खरीदना चाहते तो किराए पे ले सकते हैं, किराया नया होगा। हाँ, नई पॉलिसी बनेगी। इसी प्रकार से म्यूनिसिपैलिटी की ज़मीनें, छोटी छोटी ज़मीनों के पैचेस कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं या कहीं रास्तों के कारण से कुछ डेवलपमेंट रुक जाती है। तो अभी तक जो पॉलिसी थी कि लैंड एक्सचेंज पॉलिसी के भी बराबर की वैल्यू की लैंड दे देते थे, उस लैंड को कोई ले लेता था, वो केस बाय केस चीज़ें आती थी। लेकिन ऐसे बहुत केसेस हो गए थे तो हमने उसकी पॉलिसी बना दी है टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन, यानी बेचने के हिसाब से उसके रेट्स तय करवा लेंगे। और रेट्स तय कराने का जो प्रोसीजर है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर बनाया है कि जो फाइनेंस करने वाली कंपनीज़ हैं वो वैल्यूएशन कराती हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज वैल्यूएशन कराती हैं, या बैंक्स वैल्यूएशन कराते हैं। तो ऐसी वैल्यूएशन करने के जो तरीके हैं, वैल्यूअर जो हैं, उनकी एक लिस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा मिलेगी और अर्बन लोकल बॉडीज़ उन वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराएगी, अपना प्रोसीजर तय करेंगे और उस पैसे से अगर उस लैंड को बीच में कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ताकि डेवलपमेंट के जो काम रुके हुए हैं, कहीं रास्तों के कारण से, कहीं किसी का 2 टुकड़ों में प्लाट बटा हुआ है, बीच में रास्ता जो पंचायतों के रेवेन्यू रास्ते आ गए थे और अब वो म्यूनसिपैलिटीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उसके कारण से बहुत से काम रुके हैं। तो एक सुविधा दे दी है कि भी पैसा भर के आज के वर्तमान रेट के वो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। इसकी भी एक पॉलिसी ये बना दी गई है। टीजीटी टीचर्स अंग्रेजी के, जिनकी पिछले दिनों में एक भर्ती हमने रद्द भी की है, जो पिछले 5 साल से कोर्ट में लिटिगेशन के कारण से चल रही थी, केवल सब्जेक्ट के नाम से इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश इलेक्टिव, ये एक विवाद बना हुआ था। तो कई यूनिवर्सिटी से भी परामर्श लिया और बाकी सब जगह से भी परामर्श लेने के बाद ये ध्यान में आया कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ही लेवल कर देते हैं सबका, चाहे वो इलेक्टिव है, चाहे वो कंपलसरी है, चाहे वो ऑनर्स है, या एक नया आ गया इंग्लिश कोर। तो इंग्लिश कोर भी नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है। तो चारों को बराबर करके
और उसमें से कोई भी इंग्लिश का सर्टिफिकेट उसके पास, यानी इंग्लिश की पास करने का उसका जो डिग्री होगी उस हिसाब से सभी अप्लाई कर सकेंगे। तो इस हिसाब से नया इंग्लिश के जो टीचर्स का TGT का और वो एडवर्टाइजमेंट करके और ये भर्ती कर ली जाएगी। एक विषय आता है कि जो बच्चे अबंडंट और सरेंडर्ड श्रेणी में आते हैं, अबंडंट यानी जो 5 साल से कम आयु के बच्चे कहीं भी बिना किसी वारिस के घूमते हुए लावारिस कई बार पुलिस को मिल जाते हैं, कहीं कहीं वो लोग छोड़ देते हैं और उसका कोई आगे मालिक, कोई उनका माँ बाप, कोई उसका ट्रेसेबल नहीं होता। तो ऐसे सब 5 साल से नीचे के बच्चे या 1 साल से छोटा बच्चा जिसको हम कहते हैं सरेंडर्ड, वो शिशु बच्चे को किन्हीं भी कारणों से, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो आपको पता है कि सामाजिक दृष्टि से जो उचित नहीं माने जाते, तो उन बच्चों को कहीं कोई छोड़ गया, कहीं पालने में डाल गया, कहीं कूड़े में डाल गया, कहीं अस्पताल में छोड़ाया, कहीं छोड़ा है। तो ऐसे बच्चों को अभी तक जो उनके चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं उसमें उनका पालन पोषण होता है। 18 साल तक तो पालन पोषण वहाँ होता है, पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन 18 साल के बाद उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे उनकी व्यवस्था करने के लिए एक नई पॉलिसी हम लाए हैं, उसका नाम है हरिहर पॉलिसी। तो हरिहर पॉलिसी में 18 साल से 25 साल तक उन सब बच्चों का पालन पोषण, उनकी आगे की पढ़ाई और उनकी नौकरी, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन वही बच्चे होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे इन चाइल्ड केयर होम्स में, कोई भी आएगा वो नहीं। तो ऐसे निश्चित संख्या है उनकी, और उनको 25 साल की उम्र तक या उससे पहले अगर उनकी शादी कराने में, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को उनका बना दिया है गार्जियन, तो वो शादी की व्यवस्था भी उनकी बच्चों की, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, किसी प्रकार से वो हो जाती है, तो तब तक ये व्यवस्था सरकार करेगी। पहले पढ़ाई की कोशिश करेंगे कि वो पढ़ लिख करके और आगे बढ़ जाए। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमज़ोर है, तो फिर उनको 25 साल से पहले उनकी नौकरी ग्रुप C और D 10वीं या 12वीं उसकी शिक्षा के हिसाब से उनको एक्स ग्रेशिया के हिसाब से मिलेगी। कोई उनका एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको C और D में नौकरी का जो पात्र है उसको मिलेगी। लेकिन A और B के लिए वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपना सिलेक्शन में जाने के लिए जो प्रोसीजर रहता है, उनको रिजर्व्ड कैटेगरी EWS, इसका एक बेनिफिट उनको दिया जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। उसके अंदर वो आ जाएंगे, उसमें चाहे वो सरकारी नौकरी सरकार, हरियाणा सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, तो EWS का उनको श्रेणी का लाभ मिलेगा। तो इन बच्चों के लिए, और 25 साल तक अगर उससे पहले नौकरी लगता है तो उस नौकरी की जो उसकी सैलरी है वो भी उसकी रिजर्व रहेगी, खर्च उसका तब भी गवर्नमेंट ही करेगी। केवल उसमें से अगर वो चाहता तो 20% पैसा निकाल करके स्वयं खर्चने की इच्छा करता तो कर सकता है। यानी एक प्रकार का वो डिप्टी कमिश्नर ही उसका रहेगा गार्जियन, और उसके बाद शादी होने के बाद वो पैसा उसको दे दिया जाएगा। और उसको कहीं भी मकान के लिए अगर कुछ राशि उसको एज लोन देना होगा तो 2 कमरे के मकान के लिए लोन भी दे दिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट देगी। तो ये एक व्यवस्था। 5 साल से पहले नीचे होता है वो अबंडंट होता है। अबंडंट का मतलब वो कहीं भी मिल जाता है, खोया पाया जैसे होता है, मेलों में गुम हो गए, कहीं और हो गए, जिसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ था, किसके साथ था। या कई बार पुलिस को मिल जाते हैं बच्चे, उसकी कोशिश की जाती है कि उनके माँ बाप की तलाश की जाए, उनको वापस हैंडओवर किया जाए, लेकिन कई बार बच्चे का और माँ बाप का मेल नहीं करा पाते, फिर उनकी व्यवस्था वो चाइल्ड केयर होम में होती है। 25 साल के बाद क्या होगा? ये 25 साल बोल रहे 25 साल तक उनकी शादी और व्यवस्था करा के उनका परिवार बसेगा बस। हैं। मतलब हम जिम्मेदारी 25 साल तक के बाद हम मुक्त, सरकार मुक्त, तो वो अपनी जिम्मेदारी से बाहर। घर में ला दिया, शादी करा दी, परिवार बस गया। हाँ, ऐसे बच्चों में यदि मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, तो ऐसा भी होता है, तो उनकी व्यवस्था वो जो संस्थाएं होती हैं, बहुत संस्थाएं ऐसी करती हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, और पूरी लाइफ भर भी वहाँ रहते हैं, उनका आर्थिक कोई एक स्कीम बना करके और उनको उनमें एडमिट कराएंगे, और उनकी आर्थिक जो ग्रांट है वो सरकार देगी। एक हमने फंड बनाया है, अभी जो वर्तमान में कोविड की स्थिति चल रही है, तो हरियाणा कोविड इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, कोई सामान जिसकी आज आवश्यकता है कोविड के लिए, कोई इंडस्ट्री वाला उसको बनाना चाहता है, उसके पास फाइनेंशियल
क्रंच है, नहीं वो अपने पास से कैपिटल एक्सपेंस कर सकता है, तो हमने आज ही 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है कि कोई आवश्यकता के हिसाब से, चाहे डिपार्टमेंट कहेगा, मेडिकल एजुकेशन अथवा हेल्थ डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री को भी, जो इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, वो कोई नया इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं तो उनको 500 करोड़ रुपए तक की, मतलब सबको जिसको भी जितनी ज़रूरत है, ऐसा कैपिटल देने के लिए उस स्कीम में वो लोन ले सकेगा। उसका जो इंटरेस्ट है 1 साल का, वो सरकार वहन करेगी। तो इसलिए आज की आवश्यकता के हिसाब से ये हमने उसमें एक किया है। ये जो जिस मटेरियल की आज आवश्यकता है, मानो वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, मानो गैस सिलेंडर बनाने की बात है उसकी आवश्यकता है, या कहीं गैस का जो इक्विपमेंट है जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है, कोई भी कोविड के रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, या कोई जिसके पास अपनी कैपिटल की कमी पड़ रही है, नया प्रोजेक्ट उसको लगाना है, तो वो लगाने के लिए इस पैसे से बैंकों से बात होगी, बैंक तुरंत पैसा देंगे और उसकी गारंटी जो है सरकार की रहेगी। 500 करोड़ तक ये हम एक फंड बना रहे हैं। एक है हरियाणा माइनर मिनरल कंसेशंस, एक पॉलिसी बनाई है जो माइंस डिपार्टमेंट में बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही थी। पिछले दिनों में हमने माइन के जो लोग थे, उनको, कंट्रैक्टर जो थे, उनकी मीटिंग बुला करके उनके बीच में घोषणा भी की थी, लेकिन उसकी फॉर्मल पॉलिसी आज हमने बनाई है। एक तो एनुअल डेड रेंट जो था उसका रेट ऑफ इंक्रीज आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, उसका नाम पॉलिसी का है हरियाणा माइनर मिनरल कंसेशन स्टॉकिंग ट्रांसपोर्टेशन मिनरल एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग रूल्स 2012। हो गया ना? प्रेस नोट लायक है ये। तो ये रूल्स इसमें चेंज किया है। तो इसमें एनुअल डेड रेंट का जो इंक्रीज है वो हर 3 साल में पहले 25% था, अब उसको कम करके 10% किया है कि अब इंक्रीज 25% ज़्यादा लगता है 3 साल में, तो 10% किया है, और ताकि उसी हिसाब से अपनी ऑक्शन में वो उसको अपना फैक्टर इन कर लेंगे। दूसरा, सरेंडर करने की बड़ी कठिनाई आती थी पहले। सरेंडर करने में जो नहीं चला सकते थे किन्हीं भी कारणों से, वो सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन इतनी कठोर, यानी उसका जो प्रोसीजर था कि सरेंडर करना चाहते हुए भी वो कर नहीं पाते थे, और वो जो मीटर चलता रहता था जिसके कारण से लिटिगेशन बहुत हो जाती थी और करोड़ों रुपया उनकी तरफ निकलता था, वो कहते हैं नहीं निकलता है। तो उसका सिंपल कर दिया कि जिस दिन सरेंडर करना चाहेगा उस दिन जो उस समय तक के ड्यूज़ हैं, जिस महीने में सरेंडर करना चाहता है उस महीना प्लस 1 महीना और उसके ड्यूज़ पे करके एनओसी ले और सरेंडर करने का एनओसी लेटर के साथ जमा करा दे। तो जितना पैसा उसने दे दिया वर्तमान महीना और 1 महीना नेक्स्ट, उस दिन तक रेंट देने के बाद उसका सरेंडर फाइनल माना जाएगा। फिर डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करे ना करे कोई ज़रूरत नहीं है, डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, ताकि झगड़े ही खत्म हो जाए। और डिपार्टमेंट जिस दिन वो सरेंडर करेगा उस दिन काम बंद कर देगा। उसके तुरंत बाद विद इन 1 मंथ वो सारा सर्वे करके आएंगे कि हाँ इसने जितना मटेरियल निकालना था उससे ज़्यादा तो नहीं निकाल रखा, ज़्यादा निकाला है तो उसका एक फाइन रिपोर्ट बना करके उसको दे देंगे, और उस फाइन की रिपोर्ट के आधार पर वो नेक्स्ट पैसा जो बचता है उस समय तक वो भी जमा करा दे, तो उसके बाद वो फ्री है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर, बरसात के दिनों में 2 महीने रखे हैं, 2 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट तुरंत उसको ऑक्शन करेगा, ऐसा भी प्रोसीजर तय कर दिया, ताकि बंद भी रहेगी कोई माइन तो मैक्सिमम 3 साढ़े 3 महीने बंद रहेगी, इससे ज़्यादा बंद नहीं रहेगी। पहले तो कोई माइन एक बार झगड़ा होता है, बंद होती है, तो फिर साल 2 साल बंद ही पड़ी रहती है। फिर नई कोई पॉलिसी आएगी, ऑक्शन आएगी, रेगुलर पॉलिसी चलेगी ऑक्शन की। हर महीने ऑक्शन होगा जो खाली पड़ी हैं, अगले महीने जो खाली हो जाएंगे हर महीने फिर उसका पोर्टल चलेगा, ओपन चलेगा कि जिसने इस महीने लेनी है लो, अगले महीने लेनी लो। लेकिन ये रेगुलर एक काम ऑक्शन का और सरेंडर का, ताकि किसी को अपने बिजनेस करने में कठिनाई ना आए और सरकार को भी कोई इसका लॉस ना हो। तो कई तरह के खेल चलते हैं, वो हमने बंद कर दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स पहले था 15 दिन के लिए, नहीं 30 दिन के लिए 15%, 60 दिन के लिए 18%, फिर अगले 60 दिन के लिए 21%। अब इतने हाई रेट्स थे तो कठिनाई होती थी। हमने सब जो है अब डिलेड पेमेंट्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सब 12% कर दिया है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आज के समय में जितने कम हो रहे हैं वैसा ही सरकार उसको
सभी डिलेड पेमेंट्स 12%। नहीं, ये माइंस की बात कर रहा हूँ। बरसात के दिनों में उनको रिवर बेड कंट्रैक्टर को स्टॉक करने के लिए बरसात के दिनों में जितना नॉर्मल एक महीने की उनकी क्वांटिटी थी उसको 2 टाइम्स वो इकट्ठा बाहर कर सकते थे स्टॉक, अब उसको 3 टाइम्स कर दिया, ताकि वो, क्योंकि सबकी शिकायत थी बरसात का तो कई बार 2 महीने से ज़्यादा टाइम होता, 3-3 महीने भी जाता, तो उसको 3 टाइम्स कर दिया। लैंड ओनर जो होते थे उनका पेमेंट ऑफ रेंट एंड कंपनसेशन उसको भी रेगुलराइज कर दिया है। आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से जो कर लें उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ना कर पाए तो फिर उनका कलेक्टर रेट का 2%, कलेक्टर रेट ऑफ द लैंड, उस लैंड का 2% अगर उनका डिसाइड नहीं होता है तो उतना उनको उस लैंड का रेंट देना होगा। 1 साल अगर निकालते तो 1 साल का, 2 साल निकालते हैं 2 साल का, जिनकी ज़मीन होती है 2% ऑफ द कलेक्टर रेट। अब कलेक्टर रेट चूँकि अलग अलग है सब ज़मीनों का, वो यमुनानगर में कुछ और हो सकता है, पलवल में कुछ और हो सकता है, तो इसलिए जो कलेक्टर रेट है उसी के हिसाब से 2% पर एनम ये उनका रेंट कर दिया है। और जहाँ तक कंपनसेशन है कि माइनिंग के बाद उस ज़मीन को ठीक करने के लिए कंपनसेशन भी देना होता है, उसका कर दिया कि बेड के अंदर रिवर बेड में 0.5% ऑफ कलेक्टर रेट और रिवर बेड के बाहर 1% ऑफ कलेक्टर रेट, ये उनका कंपनसेशन है, वो भी रेट फिक्स कर दिया है। नेचुरल रिवर बेड पर तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी चीज बहुत आती है सर इस पॉलिसी में, पुरानी बनी रहेगी कि जो नेचुरल धारा है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। नहीं, उससे छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन उसके अंदर माइनिंग तो होती है। जो बेड एरिया डिमार्केटेड होता है, ये बेड एरिया से बाहर है, तो जो बेड एरिया है उसके अंदर भी माइनिंग हो सकती है जब पानी नहीं है वहाँ। उसके अंदर अगर हम माइनिंग नहीं कराएंगे तो फिर बल्कि पानी अगले साल उसको बाढ़ आने के खतरे रहते हैं, तो इसलिए बेड एरिया में माइनिंग करानी होती है एक लेवल तक, उस लेवल से नीचे नहीं जा सकते। तो उसका जो फिलिंग है बाद में, क्योंकि उसमें ज़्यादा उनको नुकसान नहीं होता किसान को, जैसी बरसात आएगी तो फिर उस बेड एरिया में रेत अपने भर जाता है, इसलिए उसका कंपनसेशन 0.5% रखा है, लेकिन बेड एरिया से बाहर 1% रखा है। एक जो स्टॉक के लिए जो MDL होता था, लाइसेंस इनका होता है मिनरल डीलर लाइसेंस, जो 3 गुना हमने किया है क्वांटिटी बाहर वो कर सकते हैं 2 की बजाय। उसका पहले एरिया था कि 1 किलोमीटर के अंदर कर सकते हैं बेड एरिया से बाहर, लेकिन सबने कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर कई बार उनको ज़मीन नहीं मिलती, कई बार एरिया कम होता है और कभी कभी तो बाढ़ की स्थिति बनती है तो 1 किलोमीटर तो बेड और उसका पता ही नहीं लगता कि कहाँ तक बेड खत्म हो गया। डिमार्केशन होती है लेकिन फिर भी खतरा ज़्यादा रहता है, तो उसको हमने 5 किलोमीटर कर दिया कि 5 किलोमीटर के अंदर कहीं भी अपना स्टॉक कर सकता है। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी पॉलिसी जो डिपार्टमेंट ने बनाई है, उसमें रूल्स को काफ़ी रिलैक्स किया है और इससे माइन कंट्रैक्टर जो हैं वो काफ़ी प्रसन्न है कि भी कई तरह के झगड़े उनके ये समाप्त हो जाएंगे। मोटे तौर पर तो यही है, बाकी कुछ लोगों की उनकी एक्सटेंशन के हैं, 5-6 लोगों के जिनका रिटायरमेंट के बाद किसी को 6 महीने में, किसी को 1 साल, वो एक नॉर्मल रूटीन का विषय है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने मैंने रखे हैं। कोई ऑप्शन रह गया? तो कैबिनेट में कोरोना का जिस तरह से माहौल चल रहा है, इसमें दिल्ली की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। साहब ने कहा कि दिल्ली में ट्रक रोक दिया। कोविड को लेकर स्पेसिफिक कितनी चर्चा हुई है, क्या खास कदम या ठोस कदम अब और ज्यादा उठाए जाएंगे हरियाणा में जिससे कंट्रोल रह सके, बेड मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके? देखिए, कल से ये समस्या जो बनी है उसके ऊपर लगातार सबका ध्यान है और केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि बाकी जो स्टेट्स और केंद्र के लोगों के साथ हमारी लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि एक तो ये महामारी कोई केवल हरियाणा की ऐसा नहीं है, सभी प्रांतों की स्थिति है। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन भी प्रोडक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो रही है, वो भी कोई एक स्टेट के हिसाब से नहीं है। समस्या शुरू हुई थी परसों पहले बार जब भिवाड़ी से जो गैस ऑक्सीजन आती थी वो गुड़गांव और रोहतक ये सप्लाई करते थे। यकायक भिवाड़ी के प्लांट ने वो ऑक्सीजन बंद कर दी। जब वो बंद की तो फिर गुरुग्राम में और रोहतक में समस्या पैदा हुई, फिर हमको वो पानीपत से भेजनी पड़ी। एक घटना हो गई कि एक ट्रक यहाँ से जा रहा था फरीदाबाद,
दिल्ली के क्रॉस करते हुए तो दिल्ली में उस ट्रक को रोक लिया गया और वहाँ से उसकी गैस निकाल दी गई। तो ये टेंशन के दो मुद्दे बने। उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी करेंगे और जहाँ जहाँ जिस प्रांत में जो है वो करें। इससे एक अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज़्यादा है। फिर कल दिन भर में मीटिंग्स हुई कई लेवल के ऊपर, मंत्री लेवल के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी, होम सेक्रेटरी सेंट्रल उनके लेवल पर भी, और शाम तक एक फार्मूला बना दिया गया है। उस फार्मूला में देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे। और कल शाम तक वो सारी पोजीशन ठीक हो गई है। दिल्ली में रात को उसको मॉनिटर कर रहा था कि हरियाणा का जो कोटा है पानीपत से 80 मीट्रिक टन वो भी पूरा गया है। दिल्ली का भी कल शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन। अब एक दिन में 140 जानी होती है, लेकिन कुछ उनका पिछला बकाया था तो वो भी चला गया और ये बाकी भी चला गया। अब आज से एक रोस्टर बन गया है कि हर एक ट्रक हरियाणा का तो 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के, क्योंकि 140 मीट्रिक टन पानीपत में से दिल्ली जाना है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलना है, 20 पंजाब को जाना है। टोटल बन रही है वहाँ 260, लेकिन कोटा 240 का बनाया। 20 रिजर्व में रखा है, वो भी सेंटर के लोग ही उसको देखेंगे कि अचानक कहीं इमरजेंसी है तो 20 को उधर डाइवर्ट करेंगे। अब उसका ये है कि दिन भर में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए। ये जिम्मेदारी अलग अलग जगह जहाँ प्लांट हैं वहाँ के लोगों के जिम्मे लगाया है। पानीपत को मैं स्वयं देख रहा हूँ कि कोई विषय ऐसा नहीं है, बल्कि अभी केजरीवाल का फ़ोन आया था, वो भी धन्यवाद कर रहे थे कि कल शाम के बाद उनकी पोजीशन सारी ठीक हो गई है कि आगे भी ठीक मेंटेन रहे। हमने कहा भी जो सिस्टम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सिस्टम नहीं बनता तब अफरा तफरी मचती है और जब आवश्यकता जो कमी पड़े तो ज़्यादा दिक्कत आती है। सर बेड को लेकर एक सेकंड, बेड को लेकर एश्योर कर दीजिए, क्योंकि बेड को लेकर फरीदाबाद और गुड़गांव से 2 जगह से एक एग्जांपल है हमारे साथ, जहां से ऑनलाइन कर दिया कितने बेड अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऐसी पूरी पॉलिसी हरियाणा को लेकर आप खुद बताओ चीफ मिनिस्टर, कैसे हरियाणा की जनता को एश्योर करोगे कि यहाँ बेड की, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं आ पाएगी? देखिए, हमने सब जगह पूरी नज़र रखी हुई है। हम बार बार रिव्यू कर रहे हैं, जहां बेड्स की कमी आती है वहां आसपास के हॉस्पिटल्स में कितनी कितनी आवश्यकता है उसको हम देख रहे हैं, और जहां नई व्यवस्था करनी होती है वहां भी करते हैं। जैसे गुरुग्राम के अंदर कल से मैं देख रहा हूं कि जो ये हमारा गुरु तेग बहादुर, क्या नाम उसका, गुरु तेग बहादुर SGT जो मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर 500 बेड की व्यवस्था ये आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम था, कल ही मेरी उनसे बातचीत हुई, उनका हम एक दिन में पूरा कर लेंगे, वो पूरा कर रहे हैं। नल की व्यवस्था सारी ठीक हो गई है। और ऐसे एक इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक नया हॉस्पिटल बना है जो पिछली बार बन गया था, लगभग 125 बेड उसके अंदर है, 50 बेड आज शाम तक उसके भी तैयार हो जाएंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका कल तक 25% से 30% तक ऑक्सीजन बेड्स की जो कैपेसिटी अलाउ की हुई थी, आज हमने दोनों जगह 50% कर दिए हैं, गुरुग्राम में भी, फरीदाबाद में भी। तो आवश्यकता के हिसाब से सब चीज़ें कंट्रोल में, कहीं कठिनाई नहीं आती है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है और ऐसे आपदा काल में, महामारी के दौर में सरकार की तरफ से कई लोगों के लिए राहत की खबर है। भूमि अधिग्रहण पर सरकार ने प्लान बनाया है। अब कब्जाधारी कब्जे वाली जमीन खरीद सकेंगे। तमाम योजनाओं को सामने लाकर एक रिलैक्स दिया गया है। तो हरिहर योजना से अनाथ बच्चों का विकास होगा। सरकार की तरफ से अनाथ बच्चों के उत्थान और विकास का ध्यान रखते हुए सरकार हरिहर योजना लेकर आई है। 1 से लेकर 25 साल तक की जिम्मेदारी सरकार की होगी और इसके लिए डिप्टी कमिश्नर ही इन बच्चों के गार्जियन होंगे। इस तरह की व्यवस्था की गई है। आज की परिस्थितियों के हिसाब से कोविड फंड भी तैयार किया गया है, जो इस आपदा काल में, महामारी के दौर में सीधे तौर पर राहत पहुंचाने का काम करेगा। इसी के साथ ही पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि कई जगह पर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिक्कत आ रही थी, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट कर दिया कि अब इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कल देखने को मिली थी कई जगह से दिक्कत है, लेकिन अब रोस्टर तैयार किया गया है, प्लान तैयार किया गया है, लेकिन अब इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।